characteristics of object oriented programming. So first, what is object oriented programming? Oriented means यहाँ होता है to focus on something. एक object oriented means हो गया है जो प्रोग्रामिंग जिसमें ऑब्जेक्ट पर ही मेन फोकस रहेगा, दैट इज ऑल oriented on the object. Okay, so as the name suggests, use object in the programming is known as object oriented programming. Everything is done with the help of object. सब कुछ ऑब्जेक्ट की हेल्प से, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होगा. So now object oriented programming aims to implement real world entities like inheritance, data hiding, polymorphism, etc. in the programming. And the main aim of OOPS is to bind together the data and the function that operate on them. Means जो डेटा होते हैं और जो फंक्शन होते हैं दोनों को एक सिंगल यूनिट या सिंगल ब्लॉक के अंदर रखना होता है, जहाँ जो गिवन डेटा है उस पर वही फंक्शन ऑपरेट होगा जो उस डेटा के साथ उस सिंगल यूनिट या ब्लॉक में है. सो दैट नो अदर पार्ट ऑफ द कोड कैन एक्सेस दिस डेटा एक्सेप्ट दैट फंक्शन. मीन्स फॉर एग्जांपल ब्लॉक है, इसमें हमने कुछ डेटा राइट किया एंड फंक्शन लिखा है. ओके, नाउ आउटसाइडर एक फंक्शंस और है, फंक्शंस को टू कर देते हैं फंक्शन 1. तो यहाँ फंक्शन 1 है वो ही इस डेटा को एक्सेस कर पाएगा, बिकॉज क्योंकि ये डेटा और फंक्शन दोनों एक सिंगल यूनिट में विद इन दिस सेम ब्लॉक के अंदर रखे गए. तो इससे आउटसाइडर जो फंक्शंस हैं या आउटसाइडर जो प्रोग्राम कोड है वो उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है. सो दिस इज द मेन एम ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मेन एम होता है वो यही होता है. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वी कैन सी हियर. Okay, polymorphism, inheritance, encapsulation, objects, class and abstractions. These are the characteristics of object-oriented programming, and we can say it is also known as OOPS concept. So first, class. The building block of C++ that leads to object-oriented programming is a class. Means जो object-oriented programming पर जो best जो programming languages होती है like C++ and Java, तो इन लैंग्वेजेस की जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक होती है वो क्या होती है. फॉर एग्जांपल अगर C++ की हम बात करें तो यहाँ पे जो इसकी बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो होती है क्लास. इट इज़ ए यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप. डेटा टाइप हमने पढ़ा था सी में, लाइक इंटीजर, फ्लोट्स, कैरेक्टर्स, दीज आर डेटा टाइप्स. तो क्लास जो होता है वो भी एक डेटा टाइप होता है, बट इट इज़ ए यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स. मीन्स इसको यूज़र खुद क्रिएट करता है, यूज़र खुद इसको डिफाइन करता है. सो इसको हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं. which holds its own data members and member functions which can be accessed and used by creating an instance of that class. Means हमने एक क्लास क्रिएट की है, उसके अंदर कुछ डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस भी राइट किए हैं. तो उन डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को उस क्लास का जो एक इंस्टेंस हम क्रिएट करेंगे जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उस क्लास के ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम उसे एक्सेस कर सकते हैं. सो ए क्लास इज़ लाइक ए ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट. हम देखते हैं फ्रूट यहाँ पर एक क्लास है एंड द ऑब्जेक्ट फॉर दिस क्लास इज एप्पल, बनाना, मैंगो एक्सेट्रा. So these are the objects through which we can access the data members and member functions declared inside the class. For example, consider the class of cars. Cars का हम example और लेते हैं. यहाँ एक class है car and the object for this class is Volvo, Audi and Toyota. So there may be many cars with the different names and brands, but all of them will share some common properties, like all of them will have 4 wheels, speed limit, mileage range, etc. So here car is the class and the wheel, speed limit, mileage are their properties. Now first one, a class is a unit defined data type which has data members and member functions. The second is data members are the data variables and the member functions are the functions used to manipulate these variables. मीन्स जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली एक डेटा वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर हम कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं. एंड द मेंबर फंक्शंस जो होते हैं वो बेसिकली फंक्शंस ही होते हैं जो
उन डेटा वेरिएबल्स को, उन वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करेंगे, मीन्स उन वेरिएबल्स में जो भी वैल्यूज़ है उसको चेंज करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे. And together these data members and member functions define the properties and behavior of the object in that class. So क्लास जो है उसमें हम डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं उसी के अंदर, एंड देन क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. सो इन द अबाव एग्जांपल ऑफ क्लास कार, द डेटा मेंबर विल बी स्पीड लिमिट, माइलेज, एंड मेंबर फंक्शन कैन अप्लाई ब्रेक्स एंड इंक्रीज स्पीड. So we can say a class in a C++ is a blueprint representing a group of objects which shares some common properties and behaviors. तो क्लास के हम जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उन सब ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम क्लास के जो भी मेंबर्स है, लाइक डेटा मेंबर्स हो या मेंबर फंक्शंस हो, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं. बट दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. तो इसीलिए हम C++ में कहते हैं क्लास जो होती है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है C++ लैंग्वेज की, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर फोकस रहती है, इस पर बेस्ट रहती है. सो हियर क्लास इज ए टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास. व्हेन द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड दे इनहेरिट ऑल द वेरिएबल्स एंड फंक्शंस फ्रॉम द क्लास. नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट. जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, वो है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? बेसिकली एक इंस्टेंस होता है. ओके, इट इज़ एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर. सो इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास. एंड व्हेन ए क्लास इज डिफाइंड, मीन्स जब क्लास को हम डिक्लेयर करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं जब क्लास, नो मेमोरी इज अलोकेटेड. दिस वन, यहाँ हमने क्लास को डिफाइन किया है. तो ये फर्स्ट कोड हो गया प्रोग्राम का. एक जो भी हमने कोड लिखा है उसके 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम देखते हैं क्लास को हमने डिफाइन किया है, एंड सेकंड पार्ट है, इसको हम देखते हैं यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ किया है. सो फर्स्ट हम जब भी क्लास डिफाइन करते हैं तो नो मेमोरी इज एलोकेटेड. उस वक्त कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती है. बट व्हेन इट इज़ इंस्टेंशिएटेड, मीन्स जब इंस्टेंस क्रिएट होता है उस क्लास का, मीन्स जब उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, एट दैट टाइम मेमोरी विल बी एलोकेटेड. तो ये है फर्स्ट स्टेप जहाँ पे हमने क्लास को डिफाइन किया है, एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द कोड जहाँ हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है. तो जब क्लास को डिफाइन करते हैं उस टाइम पे मेमोरी एलोकेट नहीं होती है. यहाँ हमने लिखा क्लास, द क्लास नेम इज पर्सन एंड इट हैज़ नेम, एक वेरिएबल है जो कैरेक्टर स्ट्रिंग्स टाइप का है, एंड इंटीजर जो डेटा टाइप है उसके अंडर हमने एक आईडी, एक वेरिएबल क्रिएट किया है. देन गेट डिटेल्स, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है. तो ये डेटा मेंबर्स हो जाते हैं और ये मेंबर फंक्शन हो जाते हैं ऑफ द क्लास पर्सन. तो इनको एक्सेस करने के लिए हमें इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा. तो यहाँ हम देखते हैं मेन जो फंक्शन उसमें हमने पर्सन P1 राइट किया है. यहाँ पर्सन क्लास हो गई, एंड द P1 इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास पर्सन. तो इस P1 की हेल्प से ही हम जो डेटा मेंबर्स हैं, नेम, आईडी एंड गेट डिटेल्स जो मेंबर फंक्शन, उनको एक्सेस कर सकते हैं. तो जो मेमोरी एलोकेट होगी, जो भी हमने कोड राइट किया है, लाइक नेम, आईडी, गेट डिटेल्स के लिए, वो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस टाइम पर मेमोरी एलोकेट होगी, एट दिस टाइम. नाउ नेक्स्ट इज एनकैप्सुलेशन. इन नॉर्मल टर्म्स एनकैप्सुलेशन इज डिफाइंड एज रैपिंग अप ऑफ द डेटा एंड इंफॉर्मेशन अंडर ए सिंगल यूनिट. एनकैप्सुलेशन का मीन्स होता है कि हमने एक सिंगल यूनिट या सिंगल ब्लॉक में डेटा को और फंक्शंस को एनक्लोज किया है. ठीक है. सो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एनकैप्सुलेशन इज डिफाइंड एज बाइंडिंग टुगेदर. यहाँ वर्ड लिखा है बाइंडिंग टुगेदर द डेटा एंड द फंक्शन दैट मैनिपुलेट देम. मीन्स हमको एक ब्लॉक में या एक सिंगल यूनिट में डेटा और फंक्शन दोनों को एक ही ब्लॉक, एक ही यूनिट में डिक्लेयर करना, उसको क्रिएट करना उसके अंदर. सो इन दोनों को जब हम एक ही ब्लॉक या एक ही यूनिट में रखते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो फंक्शन उस ब्लॉक में है, जिस डेटा के साथ वो उसी डेटा को एक्सेस कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है. तो एनकैप्सुलेशन का जो बेसिक जो मीन होता है वो यही है कि डेटा और फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट में एनक्लोज करना है. नाउ कंसिडर ए रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन इन ए कंपनी. फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एंड देयर आर डिफरेंट सेक्शंस लाइक अकाउंट सेक्शन है, फाइनेंस सेक्शन है, सेल सेक्शन है. हम यहाँ कॉलेज का एग्जांपल भी ले सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट या
नो स्कूल्स का जहाँ पे एक स्टूडेंट सेक्शन होता है एंड देन एक फैकल्टी सेक्शन एंड देन ऑफिस डिपार्टमेंट लाइक दिस। तो डिफरेंट सेक्शंस है, वो सब अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कलेक्ट रखते हैं। तो यहाँ हम कंपनी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ फाइनेंस जो सेक्शन है वो हैंडल ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द डेटा रिलेटेड टू फाइनेंस। जो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डेटा है, जो भी ट्रांजेक्शन, उनकी इन्फॉर्मेशन फाइनेंस सेक्शन रखेगा। अकाउंट सेक्शन अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखेगा। सेल सेक्शन सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखेगा। सो नाउ देयर में अराइज अ सिचुएशन when for some reason an officer from the finance section needs all the data about the sales in a particular month. For example, finance section से किसी ऑफिसर को सेल्स जो डिपार्टमेंट है या सेल्स सेक्शन हम जो बोलते हैं उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, कोई डाटा वो हमको चाहिए, मीन्स फाइनेंस सेक्शन को वहाँ से चाहिए। इन दिस केस ही इज़ नॉट अलाउड टू डायरेक्टली एक्सेस द डेटा ऑफ द सेल सेक्शन। मीन्स फाइनेंस सेक्शन जो है वो सेल सेक्शन का डेटा डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। फर्स्ट you will have to contact some other officer in the sales section and then request him to give some particular data or some particular information. This is known as the encapsulation. Here the data of the sales section and the employee that can manipulate them are wrapped under a single name called sales section. So यहाँ हम देख सकते हैं इस डायग्राम में encapsulation इस C++ में कैसे होता है। यहाँ मेथड्स लिखा है एंड वेरिएबल लिखा है। ओके, एक क्लास है, तो क्लास में हमने दोनों ही यूनिट, एक सिंगल यूनिट है जिसके अंदर हमने दोनों चीज़ों को यानी दोनों मेंबर्स को एनक्लोज किया है, एनकैप्सुलेट किया है। तो फर्स्ट मेथड एंड वेरिएबल, तो मेथड्स को ही हम यहाँ पे फंक्शन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज फंक्शन एंड द वेरिएबल इज नोन एज डेटा वेरिएबल या डेटा मेंबर बोलते हैं इसको। तो दोनों को एक सिंगल यूनिट में, एक सिंगल ब्लॉक में रखा है। इट इज़ नोन एज द एनकैप्सुलेशन। सो एनकैप्सुलेशन ऑल्सो लीड्स टू डेटा एब्स्ट्रैक्शन और हाइडिंग, as using encapsulation also hides the data. In the above example, data of any of the section like sales, finance, accounts are hidden from any other section. मीन्स जहाँ सेल्स होगा, फाइनेंस या अकाउंट्स का जो भी सेक्शन होगा सब अपनी अपनी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन रखेंगे और दूसरे डिपार्टमेंट से जो होगा या दूसरे सेक्शन से अपनी इन्फॉर्मेशन को हाइड रखेंगे। नेक्स्ट इज द एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ OOPS यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। एब्स्ट्रैक्शन का मीन्स होता है जो भी इंपॉर्टेंट या एसेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको शो करना, उसको डिस्प्ले करना है। जो अनवांटेड और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको हाइड करना। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कार की बात करें तो हम कार का मॉडल नंबर, ठीक है, कार की माइलेज, उसकी स्पीड लिमिट्स, उसके व्हील्स, उसकी बॉडी टाइप, उसका मॉडल नंबर, उसकी कंपनी नेम, इन सब फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन रखते हैं। बट हाउ द एक्चुअली कार वर्क्स, हाउ द इंजन वर्क्स, इसका इंजन कैसे काम करता है, कार कैसे ऑपरेट होती है, किससे बनी है, उन इन्फॉर्मेशंस को हाइड रखा जाता है, वो हिडन रहते हैं। सो ओनली जो एसेंशियल जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसको शो करना है और जो अनवांटेड और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशंस जो भी है उसको हाइड रखना, बैकग्राउंड डिटेल्स को। दिस इज नोन एज द एब्स्ट्रैक्शन। द एब्स्ट्रैक्शन मीन्स डिस्प्लेइंग ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन and hiding the details. The data abstraction refers to providing only essential information about the data to the outside world and hiding the background details for implementation. Next is polymorphism. Polymorphism means होता है it consists of two words, poly and morphism. Poly means होता है more than one and morphism means होता है forms यानी more than one form. So the word polymorphism means having many forms. In simple words, we can define polymorphism as the ability of a message to be displayed in more than one form. For example, a person at the same time can have different characteristics. Like a man at the same time is a father and he can be a husband and an employee. So the same person possesses different behavior in different situation. This is called polymorphism. ये तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो गया, बट टेक्निकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो जो प्रोग्रामिंग में हम फंक्शंस यूज़ करेंगे तो सेम फंक्शन नेम को मोर देन वन टाइम हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे. सो दिस इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. एन ऑपरेशन में एग्जिबिट डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट इंस्टेंसेस. द बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ डेटा यूज इन दी ऑपरेशन. तो हम देखते हैं C++ जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करती है फ्रॉम दिस टू
ways. First is operator overloading and the second is function overloading. Operator overloading and the function overloading. So first is operator overloading. Operator overloading, the process of making an operator to exhibit different behavior in different instances is known as operator overloading. For example, एक ऑपरेटर की बात करें लाइक डॉट ऑपरेटर, वो एक स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड वही डॉट ऑपरेटर जो होता है, समटाइम हम प्लस भी यूज़ करते हैं, बट डॉट जो होता है किसी ऑब्जेक्ट्स के साथ जो क्लास के मेंबर लाइक डेटा मेंबर्स फंक्शन उनको एक्सेस करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसी तरह यूनरी और बाइनरी कुछ ऑपरेटर्स भी होते हैं जो मोर देन वन पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। सो दिस इज नॉन एज द ऑपरेटर ओवरलोडिंग्स। इसी तरह अगर हम फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करें तो फंक्शन ओवरलोडिंग इज यूजिंग ए सिंगल फंक्शन नेम टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। फॉर एग्जांपल, हमने कुछ नंबर्स को ऐड करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट किया है, तो हम उसको नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ऐड NUM, ये ऐड नम नाम का हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है। नाउ सेम फंक्शन नेम को हम मोर देन वन टाइम यूज़ करेंगे और डिफरेंट पर्पज़ के लिए। तो कैसे यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट टाइम हम इसमें 2 पैरामीटर्स पास करते हैं, 2 वैल्यूज़ जिसको ऐड करना है। नेक्स्ट टाइम हम इसमें 3 वैल्यूज़ पास करते हैं, इसमें 3 नंबर्स को ऐड करना है। एंड देन हम 4 पैरामीटर पास करते हैं जहाँ 4 नंबर्स को ऐड करना है। तो इन सब के लिए जो फंक्शन नेम होगा वो सेम रहेगा। ओके, तो सेम कोडिंग सेम फंक्शन नेम यूज़ किया जाएगा, बस पैरामीटर्स यहाँ जो होंगे वो इंक्रीज़ होंगे। तो इसी वे में हम कुछ डिफरेंट वे से भी इसको एक्सेस करते हैं। लाइक इसमें हम डेटा टाइप अगर चेंज करें, लाइक इंटीजर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड सेम हम जो है फ्लोट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ फ्लोट नंबर्स को ऐड किया जाएगा। तो इस तरीके से सेम फंक्शन नेम जो है वो मोर देन वन टाइम्स यूज हो रहा है, इन डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ हो रहा है। तो दिस इज़ रिलेटेड टू पॉलीमॉर्फिज्म एंड दिस इज़ नॉन एज द फंक्शन ओवरलोडिंग। This is example of polymorphism. Suppose we have to write a function to add some integers, and sometimes there are 2 integers, sometimes there are 3 and 4. So we can write the addition method with the same name having different parameters, and concerned method will be called according to parameters. हम देख रहे हैं ये फंक्शन हमने बनाया, सम नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है। इसमें हमने डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ किए। यहाँ हमने 2 पैरामीटर्स यूज़ किए, यहाँ पे हमने 3, बट जो फंक्शन नेम है वो सेम रहा है दोनों केस में। यहाँ पे भी सम यूज़ किया और यहाँ पे भी सम। तो सेम फंक्शन नेम को मोर देन वन टाइम यूज़ किया है, इन डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ किया है। सो दिस इज द पॉलीमॉर्फिज्म एंड बेसिकली नोन एज द फंक्शन ओवरलोडिंग। इट इज कम्स अंडर द पॉलीमॉर्फिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. Next is inheritance. The capability of a class to derive properties and characteristics from the another class is called inheritance. Inheritance is one of the most important feature of the object-oriented programming. For example, यहाँ पे एक क्लास है A and then क्लास है B. सपोज क्लास A के जो डेटा मेंबर्स है या मेंबर फंक्शन है, जो भी फीचर्स है या उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है, उसको क्लास B एक्सेस करती है. ओके, देन क्लास B जो होगी वो सब क्लास हो जाएगी. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड क्लास एंड यू कैन से इट इज़ नोन एज चाइल्ड क्लास. बट जिस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं, लाइक यहाँ A क्लास जो है उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस की जा रही है B के थ्रू, तो A जो क्लास होगी वो हो जाएगी सुपर क्लास या बेस क्लास, या हम उसको बोल सकते हैं पेरेंट क्लास. सो सब क्लास इज़ द क्लास दैट इनहेरिट्स properties from another class is called subclass and derived class, or also known as child class. And superclass is the class whose properties are inherited by subclass, and it is also known as the base class or parent class. And the next is reusability. It is the important feature of the inheritance called reusability. Inheritance supports the concept of reusability. When you want to create a new class and there is already a class that includes some of the code that we want, we can derive our new class from the existing class, and by doing this we are reusing the fields and methods of the existing class. Means for example, ये क्लास A है, इसमें जो भी मेंबर फंक्शन या जो भी डेटा मेंबर्स हैं, हम चाहते हैं क्लास B हम एक क्रिएट करें, न्यू क्लास हम क्रिएट करें जो क्लास A की ही प्रॉपर्टीज़ और फीचर्स को एक्सेस कर पाए. तो इसके लिए हमें फिर से क्लास A का जो भी कोड है, जो भी इसका डेफिनेशन है, उसको फिर से हमको क्रिएट करने की, फिर से राइट करने की ज़रूरत नहीं होती है. सो दिस इज़ नोन एज द
कोड रीयूजेबिलिटी, तो इनहेरिटेंस जो होती है वो कोड रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करती है। इससे हमें फिर से जो है कोड राइट नहीं करना होगा, जो ऑलरेडी रिटन कोड है उसको फिर से हम रीयूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ एनिमल जो क्लास है ये सुपर क्लास है, इसको हम सुपर क्लास बोलते हैं। इसको बेस क्लास और पेरेंट क्लास में हम कह सकते हैं। एंड जो डॉग कैट एंड काउ क्लास है ये हो गई सब क्लास, जिसको हम डिराइव्ड और चाइल्ड क्लास में बोलते हैं। नेक्स्ट इज डायनेमिक बाइंडिंग। इन डायनेमिक बाइंडिंग द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इन रेस्पॉन्स टू फंक्शन कॉल इज डिक्लेयर्ड एट रन टाइम। मीन्स डायनेमिक बाइंडिंग का मीन्स है फंक्शन कॉल के थ्रू जब हम किसी कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शन कॉलिंग जब क्रिएट होती है या फंक्शन कॉलिंग जब परफॉर्म होती है तो उस टाइम पे जो भी कोड एग्जीक्यूट होने वाला है, उस फंक्शन कॉल के रेस्पॉन्स में जो भी कोड एग्जीक्यूट होने वाला है वो जो उसको जो डिसीजन होती है कि वो कब होगा एग्जीक्यूट। ओके, मीन्स जो भी फॉर एग्जांपल यहाँ हमने फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है, फंक्शन कॉल किया, तो इस फंक्शन कॉल के बाद जो ये रीडायरेक्ट होगा इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, यहाँ पे फंक्शन लिखा है। जैसे हमने फंक्शन कॉल किया तो एफ नाम के फंक्शन का ये जो डेफिनेशन से एग्जीक्यूट होगी, तो जो कोड एग्जीक्यूट होगा इन रेस्पॉन्स टू फंक्शन कॉल ये डिसाइड किया जाएगा एट द रन टाइम, नॉट एट द कंपाइल टाइम। सो दिस कैन बी डन बाय द डायनेमिक बाइंडिंग। C++ has a virtual function to support this. So this is known as dynamic binding. Next is message passing. Objects communicate with one another by sending and receiving information to each other. A message for an object is a request for execution of a procedure and therefore will invoke a function in the receiving object that generates the desired results. And message passing involves specifying the name of the object and the name of the function and the information to be sent. Now the benefits of OOPS. फर्स्ट वन इज़ रीयूजेबिलिटी, मीन्स जो कोड हमने राइट किया है उसको फिर से अगेन हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट री राइटिंग द कोड। दिस इज कम्स अंडर द रीयूजेबिलिटी कोड एंड इनहेरिटेंस कैन बी डन दिस। द सेकेंड इज़ मॉड्यूलरिटी। इसके अंदर जो लार्ज प्रोग्राम्स है उसको हमने स्मॉल मॉड्यूल्स में हम कह सकते हैं, छोटे छोटे जो ब्लॉक्स है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। So it known as a modularity. As we modularize the program in OOPS, it's easy to modify or troubleshoot the program. If a problem occurs or new feature or enhancement is to be added, modularization also helps in code clarity and makes it more readable. Next is flexibility. OOPS helps us with flexible programming using the polymorphism feature. जो पॉलीमॉर्फिज्म फीचर है उसके थ्रू एक फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग का फीचर जो होता है, एक फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग हमको प्रोवाइड करता है OOPS। एज पॉलीमॉर्फिज्म टेक्स मैनी फॉर्म्स, मीन्स मोर देन वन फॉर्म्स। जैसा कि हमने पढ़ा है, पॉली मीन्स होता है मोर देन वन एंड मॉर्फिज्म मीन्स होता है फॉर्म्स, यानी मोर देन वन फॉर्म्स। सो वी कैन हैव ऑपरेटर्स ऑफ फंक्शंस दैट विल वर्क विद मैनी ऑब्जेक्ट्स एंड दस सेव अस फ्रॉम राइटिंग डिफरेंट फंक्शंस फॉर ईच ऑब्जेक्ट। Next is maintainability. This is also almost same as code reusability. Maintaining code is easier as it is easy to add new classes, objects, etc. without much restructuring or changes. तो इसे हम इनहेरिटेंस के थ्रू जो है एक सुपर जो क्लास होती है बेस क्लास के थ्रू हम सब क्लास क्रिएट करते हैं जहाँ पे हमको फिर से कोई कोड राइट नहीं करना होता है। एंड डेटा एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग। OOPS aids in the data hiding, thereby keeping information safe from leaking. Only the data that is required for the smooth functioning of the program are exposed to the user by hiding intrinsic details. मीन्स जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है या जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो फीचर्स है उसी को ही डिस्प्ले करेगा, और जो अनवांटेड और अननेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन या जो भी डेटा है उसको हाइड रखेगा, उसकी डिटेल्स को हाइड रखेगा। तो उसके लिए OOPS जो है C++ में कुछ एक्सेस मोड या मोड स्पेसिफायर जिसको हम बोलते हैं वो भी प्रोवाइड करता है। वो होते हैं पब्लिक, यहाँ पे सारे डेटा पब्लिकली एक्सेस किए जा सकते हैं, कोई भी लाइक किसी भी क्लास के मेंबर फंक्शंस जो है डेटा मेंबर उसको दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और जब हम प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो इस केस में ओनली उसी क्लास के ऑब्जेक्ट और उसी क्लास के जो मेंबर फंक्शन है वो अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से एक और प्रोटेक्टेड मेथड होता है, प्रोटेक्टेड एक्सेस मोड होता है।
ये इनहेरिटेंस के केस में यूज आता है। जब एक क्लास से दूसरी क्लास डिराइव्ड होती है तो उस केस में डिराइव्ड क्लास ही जो बेस क्लास के हैं वो मेंबर्स जो है लाइक मेंबर फंक्शन है डेटा मेंबर उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड ये 3 एक्सेस मोड और मोड स्पेसिफायर्स होते हैं जिसके थ्रू हम डेटा इन्फॉर्मेशन आईडीज को भी प्रोसेस कर सकते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ OOPS: reusability, modularity, flexibility, maintainability and data and information hiding.